साथियों नमस्कार। जैसा कि आप पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, चतुष्फलकीय उपसय संयोजन समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन अष्टफलकीय उपसय संयोजन समूहों के विपरीत होता है। यानी इसमें जो T2 इन ट्रिपली डिजेनरेटेड सेट होते हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। यानी किसकी ऊर्जा कम हो जाती है? dxy dy और dz की जो ऊर्जा है वो अष्टफलकीय संकुलों में कम हो जाती है और डबली डिजेनरेटेड यानी dx² और dz² इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। लेकिन चतुष्फलकीय समूहों में आपने देखा कि ये इसके विपरीत होता है। यानी जो T2 समूह है dxy dyz और dzx इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, जबकि ई समूह है जो dx² y² dz² इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। यहाँ पे जैसा कि अष्टफलकी में आपने T2g और Eg लगाया था, इसमें आप g सफिक्स नहीं लगाते हैं। जी सफिक्स नहीं लगाने का मतलब है यहाँ पे कोई बेरी सेंटर नहीं होता है। बेरी सेंटर तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पे माने बेरी सेंटर नहीं, ऐसा बिंदु है, ऐसा केंद्र जो एक से अधिक पिंडों का गुरुत्वीय केंद्र होता है। खगोल विज्ञान में इसको पढ़ सकते हैं और फिजिक्स में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप बात करेंगे अष्टफलकीय संकुल की, चतुष्फलकीय संकुल में अष्टफलकीय संकुल के विपरीत विभाजन विपाटन की ऊर्जा होती है। कारण यह है कि जो चतुष्फलकीय संकुल होता है उसमें कोई भी लिगेंड 3 डायमेंशनल एक्सिस यानी एक्स वाई और जेड की समरूप नहीं होता है। उनके सामने कोई नहीं आता है। तो जो dx² y² और dz² हैं, जो भी ये अक्ष की सममित में रहते हैं, तो इनकी जो ऊर्जा है कम रह जाती है, क्योंकि लिगेंड और अक्षों की आम जो दिशा होती है वो आमने सामने नहीं होती है। जबकि dxy dyz और dzx लिगेंड के अधिक नज़दीक होते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और इनका जो स्प्लिटिंग है ये भी अष्टफलकीय संकुल की तुलना में कम होता है। यानी इनकी जो फॉरवर्डन एनर्जी है ये कम रहती है। डेल्टा टी का मान डेल्टा ओ से कम रहता है। अब हम बात करें उपसय संयोजन यौगिकों में रंगों की। जब किसी सैंपल में से हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश का कुछ भाग उसमें अवशोषित हो जाता है और शेष भाग जो कि अवशोषित रंग का पूरक रंग होता है वो हमें दिखाई देता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इनमें आप देख सकते हैं जो संकुल है पेंटामिन क्लोराइड कोबाल्ट थर्ड का, इसमें आप पीले रंग अवशोषित हो जाता है तो बैंगनी दिखाई देता है। आप दूसरे संकुल में देखें, इसमें नीला हरा रंग अवशोषित होता है तो हमें लाल रंग दिखाई देता है। इस संकुल में नीला अवशोषित होता है तो इसका पूरक रंग पीला नारंगी हमें दिखाई देता है। इस तरह से अवशोषित रंग का पूरक रंग हमें क्रिस्टल के रंग के रूप में दिखाई देता है। इन रंगों की जो व्याख्या है वो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर आसानी से की जा सकती है। यहाँ पे एक बात और उल्लेखनीय है कि जो आयन होते हैं यानी संकुल नहीं होता जिनमें, तो उनमें विभाजन विपाटन नहीं होता, इसीलिए उनमें रंग नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही वो लिगेंड से जुड़ते हैं तो उनमें विभाजन विपाटन हो जाता है, तो उसमें 2 गैप हो जाते हैं, एक T2g और Eg। तो इनके बीच में जो अंतर होता है वो इतना कम होता है कि दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में
जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का प्रकाश अवशोषित करने पे ये अपने उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और चूंकि दृश्य प्रकाश के क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, इसीलिए ये हमें रंगीन दिखाई देते हैं। यदि ये दृश्य प्रकाश से कम या अधिक ऊर्जा अवशोषित करेंगे तो हमें दृश्य प्रकाश के जो श्वेत प्रकाश है वही दिखेगा। यानी किसी में अल्ट्रावायलेट रेंज या इंफ्रारेड रेंज से अवशोषण होता है तो उसका दृश्य प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे हमें उसका रंग नहीं दिखाई देता। यहाँ पे आप उदाहरण देखें, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड से इसका रंग बैंगनी होता है। इसका अगर विन्यास आप देखें तो टाइटेनियम थर्ड आयन का जो विन्यास है वो 3D1 है, और जैसे विभाजन विपाटन हो जाता है तो ये T2G1 EG0 विन्यास हो जाता है। जैसे ही इस पर प्रकाश आपतित होता है तो ये पीले रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसका विन्यास हो जाता है T2G0 और EG1, यानी ये T2G में से उत्तेजित होकर के EG में पहुंच जाता है। ये किस में होगा? अष्टफलकी में। इस तरह से इसका रंग हमें दिखाई देता है। लेकिन यदि लिगैंड नहीं है तो ये क्या रहेगा? 3D1 रहेगा, और 3D1 से उच्च स्तर में नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में या पहुंचता है तो वो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषित नहीं करता, यानी विपाटन के अभाव में ये रंगहीन दिखाई देता है। अब यदि हम इसको देखें, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड क्लोराइड, इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें से जल निकल जाता है और टाइटेनियम क्लोराइड बन जाता है। तो टाइटेनियम क्लोराइड कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। इस तरह से आप निर्जल कॉपर सल्फेट को देखें तो श्वेत रंग का होता है। जैसे ही इसमें हम जल मिला देते हैं तो इसमें क्या होता है? संकुल बन जाता है, इसलिए ये नीले रंग का हो जाता है। आप NiH2O6 2+ आयन पर भी लिगैंड का प्रभाव देख सकते हैं। देखिए, इसमें निकल क्लोराइड को यदि हम जल में घोलें तो हमें ये संकुल प्राप्त होता है, हेक्सा एक्वा निकेल सेकंड क्लोराइड। इसमें यदि हम अलग अलग अनुपात में एथेन 1 डायमीन मिलाएं, यानी एथिलीन डायमीन मिलाएं, तो अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। जैसे पहले हमने केवल एक एथिलीन डायमीन इसमें ऐड होगा, 2 जल इसमें से निकल जाते हैं। क्योंकि एथिलीन डायमीन द्विदंतुर है तो ये तो H2O को प्रतिस्थापित कर देगा, तो इसका रंग क्या हो जाएगा? हल्का नीला। यदि हम इसकी एक लिगेंड और इसमें ऐड हो जाए, मात्रा थोड़ी और बढ़ा दें, तो ये नील लोहित हो जाता है, यानी इसमें 2 H2O और प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और यदि एक और एथिलीन डायमीन इसमें जुड़ जाए तो ये बैंगनी हो जाता है। इस तरह से जो एथिलीन डायमीन है और H2O है, इनकी जो तुलनात्मक प्रबलता है उसका प्रभाव इनके रंग पर भी पड़ता है। क्योंकि एथिलीन डायमीन अधिक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए इसका जो विभाजन विपाटन होता है वो ज़्यादा होता है, यानी इसका जो डेल्टा O का मान है वो H2O के द्वारा किए गए विपाटन की तुलना में अधिक होता है। और जब अधिक विपाटन होगा तो इसको अधिक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। यहाँ पे आपको पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है और उसके वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ये 1/λ। या फिर इस तरह भी आप लिख सकते हैं, E बराबर hν, तो आप सामने दिख रहा है, और E बराबर hc/λ। E बराबर hc/λ। यहाँ पे देखते लैम्डा का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान घटेगा। तो यहाँ पर जैसे ही डेल्टा O का मान बढ़ता जा रहा है तो लैम्डा का मान कम होता जा रहा है।
तो इस तरह से हम उपसर्जन यौगिकों में रंगों की व्याख्या कर सकते हैं। अब कुछ रत्नों की बात करें। माणिक्य है, रूबी, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। इसमें लगभग 0.5 से माने आधा से 1% क्रोमियम आयन होते हैं। क्रोमियम का विन्यास D3 होता है। तो एल्युमिनियम की जगह पे कुछ क्रोमियम आयन पहुंच जाते हैं और क्रोमियम आयन जो होते हैं वो एक अष्टफलकीय संकुल के रूप में स्थापित हो जाता है और इसमें डी संक्रमण के कारण रंग उत्पन्न हो जाते हैं। तो बीच बीच में कहीं कहीं इसमें लाल पीला रंग दिखाई देता है। दूसरा रत्न पन्ना है। इसमें क्रोमियम थर्ड आयन बेरिल खनिज में होते हैं। बेरिलियम और एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है। तो इसमें पीला लाल रंग होता है क्योंकि वो जो पीला लाल रंग है, माणिक में जो पीला लाल रंग था उसमें क्या था, उसमें भी क्रोमियम आयन था, इसमें भी क्रोमियम आयन है, लेकिन इसमें जो लिगेंड है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये कहाँ पहुंच जाएगा जी, इसका रंग हरे रंग की ओर विस्थापित हो जाता है। और ये कोई बीच बीच में रहते हैं तो उनके बीच बीच में आपको अलग अलग चमक दिखाई देने लगती है। अब हम बात करेंगे कुछ सीमाओं की। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा यद्यपि यौगिकों का निर्माण और उसकी चुंबकीय गुण और उन रंगों की व्याख्या को सफलतापूर्वक किया जा सकता है, लेकिन इस अवधारणा में लिगेंड को एक बिंदु आवेश माना गया है। इससे प्रतीत होता है कि ऋणावेशित लिगेंड का प्रभाव डी ऑर्बिटलों की विपाटन पर सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है यानी जो स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी है, इसमें जो प्रबलता का क्रम है उसमें जो ऋणायन है वो सबसे नीचे क्रम में आते हैं। साथ ही आबंध की जो सस्मिक प्रवृत्ति है उसका संज्ञान भी नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये माना गया है कि आयनिक यौगिक बनते हैं, आयनिक बंध होते हैं इनके बीच में। लेकिन इसमें जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो कमियां हैं इनको हम लिगेंड फील्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर इनको समझ सकते हैं। अब हम बात करें धातु कार्बोनिल्स की। जो धातु कार्बोनिल हैं ये होमोलेप्टिक कार्बोनिल अधिकतर संक्रमण धातुओं द्वारा ही बनाए जाते हैं। इनकी जो संरचनाएं हैं बिल्कुल सरल और स्पष्ट होती हैं। आप यहाँ देखें तो टेट्रा कार्बोनिल निकल है, इसमें निकल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और ये चतुष्फलकीय होता है। और ये पेंटा कार्बोनिल आयरन है, तो इसकी जो आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। ये हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम है, इसकी आकृति अष्टफलकीय होती है। ये मैंगनीज का Mn2CO10 ये द्विवर्ग पिरामिडीय है, यानी 2 वर्ग पिरामिड है, एक दूसरे से Mn से जुड़े हुए हैं। और ये ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट है, इसमें भी एक ब्रिजिंग संरचना बनी है, सेतु संरचना इसमें बनी हुई है। कार्बोनिल में जो M2 बंध है, सिग्मा बंध तथा पाई बंध दोनों के गुणन में पाए जाते हैं। ये इस तरह बनता है कि इसमें जो MC बंध बनता है, इसका जो सिग्मा बंध है इसमें कार्बोनिल का जो कार्बन है इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म धातु के रिक्त डी ऑर्बिटल में पहुंच जाता है, माने जी C का इलेक्ट्रॉन युग्म M को दान करता है। जबकि जो पाई बॉन्ड बनता है इसके बीच में, तो पाई बॉन्ड में धातु के जो डी कक्षक हैं जो पूरे भरे हुए हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल समूह को के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप देखते हैं, एक पाई बंध होता है, दूसरा होता है पाई स्टार, यानी जो प्रति आबंधी कक्षक है उसमें पहुंच जाता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को दान करते हैं। सिग्मा बंध में कार्बन धातु को दान करता है और पाई बंध में धातु के भरे हुए डी ऑर्बिटल कार्बोनिल के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनमें जो प्रति आबंधी पाई ऑर्बिटल होता है उसको दान करता है। इस तरह से धातु लिगेंड बंध एक सहक्रियाशीलता का प्रभाव उत्पन्न करता है और MCO बंध में
सिग्मा बंध और पाई बंध दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके कारण ये MCO बंध अधिक मजबूत रहता है। अंत में बात करते हैं इनकी जो ऑब्सेसिव यौगिक हैं इनके महत्व की, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी जो हम तत्वों की पहचान करते हैं, उनका जो परीक्षण करते हैं, गुणात्मक परीक्षण, उसमें ये रंग उत्पन्न करते हैं और रंग उत्पन्न करने से हम तत्वों की पहचान कर सकते हैं। और मात्रात्मक परीक्षण में भी हम इनका उपयोग करते हैं। इनकी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से DMG डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम या अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल, EDTA इनका उपयोग अधिक होता है। जल की कठोरता के आकलन में भी सोडियम EDTA के साथ अनुमापन करते हैं, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का वर्णनात्मक अधिशोषण हो जाता है और उससे उन धातुओं का आयनों का आकलन कर सकते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में जो महत्वपूर्ण महंगी धातुएं हैं, चांदी और सोना, इनके निष्कर्षण में अशुद्ध सैंपल से सोना और चांदी के साइनाइड संकुल बना लिए जाते हैं और इनको अलग करके ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में इनको अलग कर लिया जाता है, साइनाइड के रूप में बन जाते हैं और फिर जिंक से क्रिया करके सोने को अलग कर लिया जाता है। धातु के शुद्धिकरण में भी इनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप अशुद्ध निकल से हम पहले निकल कार्बोनिल बना लेते हैं, फिर इसको अपघटित करके शुद्ध निकल प्राप्त कर लेते हैं। जैव तंत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, चाहे हीमोग्लोबिन हो जो शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, रक्त को लाल रंग देता है, ये लोहे का संकुल है यानी आयरन का एक ऑब्सेसिव यौगिक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी क्लोरोफिल, ये मैग्नीशियम का संकुल यौगिक है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, ये कोबाल्ट का संकुल है। कुछ और एंजाइम हैं, ये भी ऑब्सेसिव यौगिक होते हैं, जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A, कार्बनिक एनहाइड्रेज, ये संकुल यौगिक हैं। कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी ऑब्सेसिव यौगिकों का उपयोग उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है, जैसे एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण के लिए जो विल्किंसन उत्प्रेरक है वो भी एक ऑब्सेसिव यौगिक है। वस्तुओं पर सिल्वर और गोल्ड का जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, विद्युत लेपन होता है, उसके लिए भी आयनों की जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी तुलना में जो सीधे यौगिक हैं जैसे सिल्वर नाइट्रेट है या सिल्वर क्लोराइड है, इनकी तुलना में यदि हम संकुल आयन लें तो जो इनका जो विद्युत लेपन होता है वो एक सार और चिकना होता है, एक सा होता है, माने ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाता है। और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो फिल्म डेवलप की गई फिल्म होती है उसको हाइपोविलियन में दबाया जाता है और ये हाइपोविलियन उसको स्थायी बना देता है, स्थायी कारक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा में भी कीलेटों का उपयोग किया जाता है, जैसे पौधों और जीव जंतुओं जो विषैले तत्व होते हैं उनको निकालने के लिए कीलेट्स का उपयोग किया जाता है। जैसे यदि शरीर में कॉपर या आयरन की अधिकता हो जाए तो डीपेंसिलेमीन तथा डेसिफेरी ऑक्सिम बी लिगेंड के साथ उसको दूर किया जा सकता है। EDTA का उपयोग भी किया जाता है लेड की विषाक्तता में। इस तरह से इनके उपयोग हैं। कैंसर के उपचार में सिस्प्लेटिन का उपयोग किया जाता है। पौधों की वृद्धि हेतु मिट्टी में आप आयरन और EDTA का संकुल मिला सकते हैं। इस तरह से ऑब्सेसिव यौगिक दैनिक जीवन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।